का दौर जारी है। सभी अपनी हार जीत का आकलन कर रहे हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से सुरक्षित ठिकाना खोज रहे हैं। यूपी में सबसे अधिक उठापटक बीजेपी से हो रही है। बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों का दूसरे दलों में जाना लगातार जारी है। इधर दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक भी लगातार हो रही, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा चल रही है। इस बीच बीजेपी छोड़ चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के वक्त कोई बड़ा धमाका करने का ऐलान भी किया है। बीजेपी की चिंता इससे बढ़ गई है। क्या आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य 14 फरवरी को क्या करने वाले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद और टिकट बंटवारे के बीच सूबे में दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। टिकट कटने और हार जीत के आकलन को लेकर नेता और विधायक पाला बदलने में लगे हुए हैं। सभी सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं, सभी सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं, लेकिन सबकी नजर 14 जनवरी पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में 14 जनवरी को कुछ बड़ा होने वाला है। निगाहें योगी कैबिनेट से 11 जनवरी को इस्तीफा देकर यूपी की राजनीति में धमाका करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर है। योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब ये ऐलान कर दिया है कि उनका अगला ठिकाना कहां होगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 14 जनवरी को वो ऐसा धमाका करेंगे जो बीजेपी की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मैंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के सामने आने के बाद यूपी की सियासत में हलचल मची हुई है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से इस्तीफे के बाद पार्टी में विधायकों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। अब 14 फरवरी आने में सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है। बीजेपी में बेचैनी बढ़ना लाजमी है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो जब बीएसपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तब भी वो अपने साथ कई समर्थक विधायक लेकर आए थे। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 फरवरी को जब समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे तो उनके साथ बीजेपी के कई विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब बीजेपी के लिए ये चुनौती है कि वो अपने विधायकों को संभाल कर रखे, नहीं तो स्वामी के धमाके से पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो यूपी की सियासत में दल बदल जारी है। पार्टी के नेता पार्टी बदल रहे हैं अचानक तारीखों का ऐलान होने के बाद, और ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी में तो भगदड़ ही मच गई है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, और कांग्रेस नेता अजय वर्मा हमारे साथ हैं, और राजनीतिक विश्लेषक सुबुही खान हमारे साथ हैं। राघवेंद्र सिंह, क्या हवा का रुख देखकर ये नेता आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? दल बदल हो रहा है, सबसे ज्यादा नेता आपकी पार्टी में छोड़कर जा रहे हैं। जो 5 साल तक मंत्री रहे वो भी नमस्ते कर रहे हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के सर्वे आ चुके हैं हमारे यहाँ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत दिनों दिन बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से जो हवा का रुख है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और निरंतर जो हवा का बहाव है हमारे पक्ष में बढ़ता चला जा रहा है। रही बात जो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं, एक सर्वे कराया गया था, इंटरनल सर्वे पार्टी का था, जिसमें यह पता चला था कि कुछ विधायकों की टिकट कट सकती है। एंटी इनकम्बेंसी पार्टी की नहीं है, विधायकों की है। तो उसको चलते हमें लग रहा कुछ सर्वे लीक हो गया क्या?
राघवेंद्र जी, ये आपका जो इंटरनल सर्वे है वो लीक हो गया क्या? और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को सर्वे हाथ में आ गया क्या? और 12 लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, 3 मंत्रियों के सहित। इस सर्वे में तमाम लोगों के नाम थे क्या कि जिनके टिकट काट दिए जाने चाहिए? ये सुझाव था क्या सर्वे में? नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने देते तो हमें लग रहा है कि सब बात आ जाती है। नहीं राघवेंद्र जी, एक पॉइंट पर जो आप बात करें ना, मेरे दिमाग से उतर जाता, मैं थोड़ा याद नहीं रख पाता हूँ। तो दर्शक भी एक पॉइंट पर समझते चले, टोका टकी तो चलती रहेगी। राघवेंद्र जी, आप अपनी बात देखिए, एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के पट रही है, कुछ विधायकों के प्रति। हमें लग रहा है ये जो कुछ लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें लगा है कि भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देने वाली नहीं है, तो हम लोग कहीं और घर तलाश लें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है, वो अपनी विचारधारा से कोई समझौता करने वाली होती नहीं है। इन लोगों के व्यक्तिगत हित होते हैं। कुछ लोग जो कभी हमको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, मेरे लड़के को कैबिनेट मंत्री बनना है, या लड़के को टिकट देना है, लड़की की टिकट, इस प्रकार के व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उसकी विचारधारा है, अपना काम करने का तरीका है। राघवेंद्र सिंह जी, आप कह रहे हैं कि इनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, तो जब जो 3 मंत्री छोड़ के गए हैं आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह, ये तीनों बहुजन समाज पार्टी से भाजपा में आए थे, तो तब भी तो इनका स्वार्थ था, आपको पता था। खैर, कांग्रेस के अजय वर्मा भी हमारे साथ हैं। अजय जी, ये बताइए कि जो ये दल बदल हो रहा है, इससे नुकसान होता है पार्टियों को, फायदा होगा? क्योंकि अगर बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर पूरे हम इस कार्यकाल को देखें तो सबसे ज्यादा जो लोग छोड़ के गए हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए हैं। इसकी वजह साफ दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक नहीं है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो कमजोर हुई है। देखिए, पूरे देश में इस वक्त 5 स्टेटों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश है, हिमाचल में बाद में हो गया है, मणिपुर है, गोवा है, उत्तराखंड है और पंजाब। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रही हैं, हमारे नेता राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि हम लोग महंगाई पर, बेरोजगारी पर, उच्चतम स्तर जो पहुंच गया है दोनों चीजों पर, कोयले पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ महंगाई कर रखी है, हम इस पर चुनाव लड़ेंगे। हम और सब मुद्दों पर नहीं लड़ेंगे। इन चीजों पर जो कोई नहीं लड़ना चाहता है, जो जाना चाहता है, वो चला जाए। उसका आने पे भी स्वागत है और जाने पे भी स्वागत है। और हम गांव टू गांव, विलेज टू विलेज, यानी पंचायत टू पंचायत, हम अपने अपने वार्ड स्तर पर कांग्रेस के वर्कर की और टीम पूरी मजबूत की है। क्योंकि ये कोविड आ गया और कोविड की वजह से चुनाव आयोग ने कहा कि वर्चुअल कीजिए, तो उस तरह से जरूरी भी है। पहले जान है तो जहान है। तो अजय वर्मा साहब, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई आए कोई जाए, बहुत फर्क नहीं पड़ता? जी, देखिए, उसका कारण है। कारण ये है कि हमने कहा कि हमारी विचारधारा के लोग आएंगे तो हमारा स्वागत है, उनका जितने आए, जो भी आए, स्वागत कल भी है, आज भी और कल भी होगा। जो लोग चुनाव से पहले हमारी और तुम्हारी विचारधारा नहीं होती ना, जीत देखी जाती है और माहौल बनाया जाता है। मनोज यादव साहब, क्या आप समाजवादी पार्टी ये देख रही है क्या कि मेरी विचारधारा वाले कौन लोग हैं, तेरी विचारधारा वाले कौन लोग हैं, या फिर जो लोग आ रहा है इस वक्त चुनावी सफर में सबका स्वागत कर रहे हैं अखिलेश यादव, सबके साथ ट्विटर पर फोटो शेयर कर रहे हैं? देखिए कुंदन जी, समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव मजबूती के साथ लड़ने जा रही है, और उस मजबूती को देख के विपक्ष की पार्टियों को तो मैं बात ही अभी नहीं कर रहा, जो सत्ता में डबल इंजन की सरकार बैठी तो कांप गई, थरथरा रही है। समझ में नहीं आ रहा है उनको कुछ। नेताओं के सारे नरेशन, हर चीज की खबर को मैनिपुलेट करा देना, अपने हिसाब से पूरा सिस्टम कैप्चर रखना, सब खत्म हो गया। पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश में राजनीतिक हलचल है, वो एक बड़ी बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको बताता चलूं कि समाजवादी पार्टी वैचारिक व्यक्तियों को, जो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और जो गरीब है, किसान है, नौजवान है, उनकी बात करती है। बीजेपी के विधायक आए, उन्होंने क्या कहा? कभी 5 साल वो नहीं कह पाए लखीमपुर के विधायक अवस्थी जी, लेकिन अच्छा, आते ही उनका पहला शब्द क्या था कि उत्तर प्रदेश में मेरा यही सवाल है कि जो 5 साल नहीं बोल पाए, 5 साल मंत्री रहे, कुछ कर नहीं पाए, इतने बेचारे रहे वो, उनके हाथ में कुछ नहीं था, कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद, पावरफुल होने के बावजूद, तो आपकी पार्टी में वो आएंगे तो दलितों, पिछड़ों के लिए वो क्या कर पाएंगे? 5 साल के बाद हो सकता है उन्हें कहीं और अपनी रोटी सिकती नजर आए तो वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे, तब भी वो यही शब्द अपनाएंगे, क्योंकि बीएसपी से ये बीजेपी में आए थे और बीजेपी से एसपी में जा रहे हैं। अर्चना जी, बीजेपी की सरकार ने
कलम पे और नेताओं पे पहरा लगा रखा है, वो भी संगीनों का पहरा। आप बोल नहीं सकते हो, और जो बोलता है उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उसके मुकदमे खोल दिए जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आते हैं, उनके खिलाफ 7 साल पुराना वारंट जारी कर दिया जाता है गैर कोर्ट जमानती ने जारी वारंट। किया है वो। अरे वो मालूम है, हमें भी मालूम है, कोर्ट जारी करता है, बीजेपी के कार्यालय से नहीं जारी होगा, ये जी। हमें भी मालूम है। लेकिन जिस तरीके से तमाम नेताओं में कमी आ जाती है, क्या केशव प्रसाद मौर्य का जो फर्जी मार्कशीट के सहारे उन्होंने अपना एजुकेशन दिखाया है, जिसपे एफआईआर इलाहाबाद में है, बीजेपी की सरकार अगर बहुत ईमानदारी के साथ काम करने वाली तो अब तक क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों एक्शन नहीं लिया? क्यों केशव मौर्य से अब तक नहीं पूछा गया? बात कोर्ट की, बात सरकार की, बात किसी पार्टी की नहीं है। अगर आप पहरा लगा देते हो किसी के लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने के अधिकार पे पहरा लगा देते हो, आखिर बीजेपी में रह के ये विधायक क्यों नहीं बोल पाए? और जो बोले उन पे एफआईआर हो गई। ये आपको भी सोचना चाहिए, ये आपको भी सोचना चाहिए कि 5 साल तक सरकार में रहते हुए क्यों नहीं बोल पाए, और अब जब कार्यकाल खत्म हो रहा है तो बीजेपी सोचे, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार लोगों को बोलने की आजादी है, लोगों को अपने मनोज यादव जी आता हूँ। नहीं देखिए, जब 3 कैबिनेट मंत्री ये कहें कि भाई बोलने नहीं दिया गया, पिछड़ों की आवाज बुलंद नहीं करने दी गई, रोजगार बेरोजगारों की आवाज बुलंद नहीं करने दी गई, और आप 5 साल तक लगभग 5 साल तक आप कैबिनेट मंत्री रहे, अगर आप ये कुछ नहीं कर पाए तो क्या आपको अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना देंगे तब आप कुछ कर पाएंगे? सुबोई खान, हमें बताइए कि ये जो परसेप्शन जो आम लोगों का है वो क्या बनता है जब 3 कैबिनेट मंत्री ये कहें कि भाई आपने बेरोजगारों की नहीं सुनी, आपने पिछड़ों की नहीं सुनी, आपने दलितों की नहीं सुनी, और ये कह करके लगभग मजबून जो इस्तीफे का है वो एक ही जैसा रहता है, तो क्या मैसेज आता है लोगों के जहन में, क्या आता है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब लोग समझते हैं कि वो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो 5 साल सरकार में रहे, अगर उनको लग रहा था कि सरकार दलितों की या कुछ पिछड़ों की या लघु उद्योग व्यापारियों की या नौजवानों की, बेरोजगारों की बात नहीं सुन रही है, तो 5 साल वो सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर क्यों रहे? सारी फैसिलिटीज उन्होंने क्यों इस्तेमाल करी? सत्ता की मलाई 5 साल तक खाने के बाद अब जब इलेक्शंस आ रहे हैं तब वो नींद से जागे हैं कि हाँ सरकार ही अच्छा नहीं कर रही है। दूसरी बात मैं आगे ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है। हमारे देश का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बल उत्तर प्रदेश में बसता है। अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों उत्तर प्रदेश में है। बॉर्डर स्टेट है उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा बॉर्डर नेपाल से सटता है, जिसके थ्रू चाइना और पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर है, जिसको हिलाने की कोशिश सारी भारत विरोधी मानसिकताएं कर रही हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण, जस्ट 10 सेकंड दीजिएगा, आपको बात बताती हूँ। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम भारत प्रवास पर हैं, और उसमें उत्तर प्रदेश केंद्र है। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से तकरीबन 30 डिस्ट्रिक्ट्स हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि जितना पैसा डोनाल्ड ट्रंप को डिस्टेबलाइज कराने के लिए लगाया गया होगा, पावर होते हुए भी बिल्कुल जैसे ईवीएम मशीन के अंदर घुस के कहते नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई आप तो 403 उम्मीदवारों के लिस्ट एक साथ जारी कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी उस जिस कदर होनी चाहिए वो तैयारी दिखती नहीं है, संगठन के स्तर पर बहुत कमजोर है, अभी भी बहुत कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है। मनोज यादव साहब, एक चीज में अजय जी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा मौका दूंगा। 1200 403 के अगेंस्ट, ठीक है, मैं आता हूं, ठीक है। मनोज यादव जी जब मीटिंग हो आप लोगों की इन तमाम नेताओं के साथ, तो पूछिएगा, आपके ही साथ है ओम प्रकाश राजभर, मैं उनकी सिर्फ कम से कम इस मामले में तारीफ करता हूं कि सरकार में रहते हुए, कैबिनेट मंत्री रहते हुए, सरकार के नाकों में दम करके रखते थे, वे नाकों चने चबाते थे सरकार की, और आखिरकार अपनी बात कहते रहे और सरकार से अलग हो गए। लेकिन ये जो 3 कैबिनेट मंत्री हैं, ये मलाई खाते रहे, एक शब्द नहीं कहा, सरकार की तारीफ करते रहे, अपने विभाग की तारीफ करते रहे, लेकिन जब चुनाव का बिगुल बज गया तो कहते हैं सरकार निकम्मी है, बेरोजगारों के लिए काम नहीं करती, दलितों के लिए काम नहीं करती, पिछड़ों के लिए काम नहीं करती। तो ये सवाल पूछिएगा जरा। चलिए, मनोज यादव के बारे में बताया जा रहा है कि उन तक संपर्क नहीं पहुंच पा रहा है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क टूट गया है। उनसे आगे हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। एसपी आरएलडी ने कई उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कैराना से नाहिद हसन को एसपी ने टिकट दिया है। चरथावल से पंकज मलिक को एसपी ने उम्मीदवार बनाया है। किठौर से शाहिद मंजूर को एसपी ने टिकट दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा को उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाया है। मोदीनगर से सुदेश शर्मा आरएलडी के उम्मीदवार होंगे। यूपी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी आरएलडी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीदवार इस लिस्ट में शामिल नहीं है। कैराना से नाहिद हसन को एसपी ने टिकट दिया है। चरथावल से पंकज मलिक को एसपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये लिस्ट है आपके सामने, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों की सूची। ये पहली सूची है, ये सामने आई है। विवेक तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, ये पहली लिस्ट आ गई है, कितने उम्मीदवार हैं इसमें? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये पहली बार उत्तर प्रदेश में इस तरह की सूची जारी हो रही है। ये दोनों दलों की संयुक्त सूची है और इसमें कुल 29 नाम है। 29 में से 19 प्रत्याशी इसमें से ऐसे हैं जो आरएलडी के सिंबल पर लड़ेंगे और 10 सीट ऐसी है जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी साइकिल के सिंबल पर लड़ेंगे। तो ये दोनों दलों की संयुक्त सूची 29 प्रत्याशियों की अब तक आई है। 19 प्रत्याशी आरएलडी के हैं जो आरएलडी के सिंबल हैंडपंप पे लड़ेंगे और 10 प्रत्याशी इसमें ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, वो साइकिल सिंबल पर लड़ेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये देखना कि दोनों दलों की ये संयुक्त सूची इस तरह से जारी हुई है। अदरवाइज अब तक ये होता था कि अगर गठबंधन भी होता था तो दोनों दल अपने अपने प्रत्याशियों की अलग अलग सूचियां जारी करते थे। बिल्कुल। लेकिन इस बार दोनों ही दलों ने, सबसे पहले ट्वीट आया राष्ट्रीय लोकदल का और फिर उसी सूची का ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से भी किया गया। और जो आप इसमें देखेंगे, जयंत चौधरी अखिलेश की फोटो बनी हुई है। तो ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि गठबंधन की जो लिस्ट है वो इस तरह से जारी की जा रही है। विवेक जी एक चीज बताइए कि कितनी सीटें मिलेंगी आरएलडी को, ये तस्वीर साफ है क्या? क्योंकि 19 उम्मीदवारों की सूची तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन इसके इतर भी और कुछ नाम आ सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। अभी ये पहली ही सूची है और इसके बाद कुछ लिस्ट अभी और आनी है। जो माना जा रहा है कि आरएलडी को अलग 30 से 35 सीटें आरएलडी को अलग से अकेले मिलेंगी। लेकिन चूंकि दोनों संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं इसलिए सूचियां इसी तरह से जारी की जाएंगी। तो अभी ये पहली लिस्ट है, अभी आगे और भी लिस्ट आएगी क्योंकि पहला जो फेज है उसमें 58 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है और अभी तक ये केवल 29 सीटों लिस्ट 29 की ही लिस्ट है। तो अभी पहले ही फेज की कम से कम 29 और विधानसभाएं बाकी है जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। इसके अलावा जो दूसरा फेज है 55 सीटों का, उसमें भी राष्ट्रीय लोकदल का दावा है, उसमें भी राष्ट्रीय लोकदल को सीटें मिलेंगी। तो अभी ये पहली लिस्ट है, ये अभी शुरुआत हुई है। एक दो दिनों में दूसरी लिस्ट भी आने की पूरी संभावना है, या हो सकता है आज रात तक भी ये दूसरी सूची भी आ जाए। विवेक जी बने रहिए हमारे साथ, आगे बातचीत करेंगे। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत होनी है और मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, इस लिस्ट में तो बड़े भाई की भूमिका में आरएलडी दिखाई दे रही है। आपकी पार्टी बड़ी है लेकिन इस लिस्ट में 19 नाम आरएलडी के हैं, 10 नाम आपके प्रत्याशियों के हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी 403 सीटों पर लड़ रही है और उसमें ना कोई बड़ा भाई ना कोई छोटा भाई। और कल की अगर फोटो आपने देखी होंगी तो आप निश्चित तौर पे आपको लगा होगा कि हमारी पार्टी के साथ जो सोनेलाल पटेल जी की पत्नी कृष्णा पटेल जी हैं, स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की पत्नी हैं, उनको उस चेयर पे बैठाला गया जिस चेयर पे आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी बैठते। तो समाजवादी पार्टी ने जो एक पूरा सिस्टम तैयार किया है वो पिछड़ों का, दलितों का सम्मान का सिस्टम। आपने उनका वोट ले लिया और उनको सम्मान तक नहीं दिया, अपमानित किया, जहां पाया वहां अपमानित किया। किसी संगम लाल गुप्ता सांसद को कुटवा दिया, किसी दूसरे गुप्ता विधायक को कंटाप पड़ गया। तो ये ठीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मनोज जी क्या किसान आंदोलन की वजह से आप लोगों को लगता है कि आरएलडी अगर सामने से बैटिंग करे और आप बैकफुट पे रहें तो ये फायदेमंद होगा गठबंधन के लिए, इसलिए आरएलडी के 19 उम्मीदवारों के नाम सबसे पहले आ गए? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि 5 साल के बाद सत्ता बदल जाती है।
ना कोई मुद्दा बड़ा ना कोई मुद्दा छोटा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो इस 25 करोड़ की आबादी में तो बेरोजगारी का है। जो युवाओं को बेरोजगार किया इस सरकार ने वो सबसे बड़ा मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने का मुद्दा है, किसानों पे अत्याचार का मुद्दा है, किसानों के अपमान का मुद्दा है। और अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो किसी को अपमानित भी करने का आपका अधिकार नहीं है। इस सरकार ने इन किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहा। आरएलडी हो, समाजवादी पार्टी हो या और हमारे जो घटक दल हैं सहयोगी, उन सब का बराबर सम्मान है और कोई ना बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है। सबके अधिकारों की रक्षा ये गठबंधन मिलकर तय करेगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। विवेक जी, हमें ये बताइए कि ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें क्या कि आरएलडी को कितनी सीटें मिलेंगी? अभी 30 से 36 35 तक की बातें तो हो रही थी, 19 उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम तो आ गए, लेकिन कितनी सीटें समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को दी, इसके लिए ऐसे ही कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा या फिर कोई फिगर फिक्स किया गया है जो लोगों के सामने होना चाहिए? देखिए, जब सूचियां आ जाएंगी तो उसमें से आप ब्रेकअप निकाल सकते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली या किसने कितनी सीटें झटक ली। लेकिन जिस तरीके से ये लिस्ट जारी की गई है वो बहुत दिलचस्प है और अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है कि दोनों दलों की संयुक्त सूचियां जारी की गई हैं और एक ही सूची को आरएलडी ने भी ट्वीट किया है और समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। इसका मतलब जतलाना ये चाहते हैं दोनों दल कि किस तरह से एकजुट होकर के ये इलेक्शन में उतरे हैं। इसलिए अब किसको कितनी सीटें मिलेंगी शायद ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। सभी दोनों दल एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इस सूची से ये साबित करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल मनोज यादव जी, ठीक है, पॉजिटिव चीज है जिसका जिक्र बार बार विवेक कर रहे हैं हमारे सहयोगी। वो कह रहे हैं कि भाई ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गठबंधन के दलों ने एक साथ जो सूची बनी है, जो पहली सूची है उसे जारी की है और इस सूची में दोनों नेता, आरएलडी के भी नेता और आपके भी नेता वहां पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये पॉजिटिव संदेश तो है। मैं ये भी जानना चाहता हूं क्योंकि चाचे के साथ जो गठबंधन हुआ उसमें यहां तक कहा गया कि सारे उम्मीदवार जो हैं पीएसपीएल के वो साइकिल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो अभी प्रायोरिटी में यह तय किया गया है क्या कि पहले जीत जाइए, बाद की बात में देखेंगे? देखिए, सभी का एक ही मंतव्य है। आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन जितने भी समाजवादी पार्टी के साथ घटक दल, सहयोगी दल, चाचा जी हैं, जितने लोग भी हैं, सबका एक मंतव्य है, एक सोच है कि 22 में उत्तर प्रदेश से डबल इंजन की सरकार को सिंगल इंजन का बनाना है। पहला यही मोटिव है, इस आताताई सरकार को हटाना है। क्या आप अपनी पत्रकारिता के अनुभव से मुझे एक बात का जवाब दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशक में, जब तो मैं समझदार हूं, आप भी समझदार होंगे 3 दशक के बारे में, क्या कभी किसानों को आतंकवादी कहा गया? क्या कभी इस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ? किसानों पे, ब्राह्मणों पे इस तरह के अत्याचार हुआ? क्या पिछड़ों के इस तरह अधिकार कभी 3 दशक में छीने गए? क्या दलितों पे जिस तरीके से सरकार ने अत्याचार किया ये देखा? अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों पे किस तरह अत्याचार किया ये किसी ने कभी देखा क्या? तो जो नैरेटिव बीजेपी ने तय किया था उस नरेशन को समाजवादी पार्टी और घटक दल खत्म कर देंगे। ये सम्मान की लड़ाई है। मनोज जी, ये भी आरोप लगते रहे कि ऐसा पहली बार हुआ कि किसानों के कंधे पर जो हल हुआ करता था वहां पर विरोधी पार्टियों की बंदूकें एक तरीके से रखी गई, उनके कंधे का इस्तेमाल किया गया। ये भी तो आरोप लगे इसी दौरान। ये भी कहा गया कि किसान तो आगे हैं, फ्रंट फुट पर किसान हैं, लेकिन बैकफुट पर उन्हें बैकअप कौन दे रहा है, उन्हें भड़का कौन रहा है, ये भी तो आरोप लगे ना। आज हम 13 जनवरी पे बात कर रहे हैं आपसे। क्या आपको वो बात नहीं याद है कि 1 जनवरी 2022 को इस देश में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? ये किसने लक्ष्य दिया था? क्या देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बातें नहीं कही थी क्या? इस पे कौन सवाल पूछेगा? हम किसानों के कंधे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना बंदूक चला रहे हैं। हम बहुत लिबरल लोग हैं, हमें पता है किसान का दर्द क्या होता है। बाबा को नहीं पता है, मोदी जी को नहीं पता है। बाबा को जो पता है, बाबा वो काम बेहतर कर लेते हैं। कभी होली खेलते हैं चश्मा रेबन का लगा के, और कभी दिवाली जलाने चले जाते हैं। इससे ज्यादा बाबा को कुछ नहीं आता है। कैमरा आ जाए तो घंटा और आरती भी कैमरे के सामने बेहतर कर लेते, वो भी सभी को पता है। इस उत्तर प्रदेश में किसानों, नौजवानों, मजदूरों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको ठगा है अगर किसी सरकार ने तो। ठीक है, किसने किसे ठगा है वो तो भाई अब 10 मार्च को पता चल जाएगा, बहुत दूर नहीं है। अब फैसले की घड़ी आ गई है, जनता तय करेगी कि आप जो आरोप लगा रहे हैं और जो सरकार दावे करती है उसमें सच्चाई दरअसल कितनी है।
विवेक जी, अब इंतजार हो रहा है, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, सुबह ही 125 लोगों की अब सूची जारी हो गई। अब आरएलडी और समाजवादी पार्टी की पहली सूची आ गई, इंतजार हो रहा है सत्ता पक्ष की सूची का। तो कल उम्मीद करें क्या कि 172 नामों की चर्चा जो हो रही है वो सूची भी सामने आ जाएगी? बिल्कुल, अब वक्त भी ज्यादा नहीं बचा है, 20 जनवरी तक नामांकन होना है पहले फेज का। तो भारतीय जनता पार्टी की भी जो सूची जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कल या परसों तक जरूर आ जाएगी। माना जा रहा है कि कल ही खरमास खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी वो सूची जारी कर देगी। आरएलडी और समाजवादी पार्टी की जो सूची है इसकी एक बात और भी है कि जिन लोगों ने हाल फिलहाल में आरएलडी या समाजवादी पार्टी को अभी ज्वाइन किया था उनको जगह मिली है। तो जो लोग अभी समाजवादी पार्टी में भाजपा छोड़ करके ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए उम्मीद की किरण बन रही है कि उनको टिकट में उनको एडजस्ट किया जाएगा। जैसे इसमें गजराज सिंह का नाम है जिनको आरएलडी ने हापुड़ से टिकट दिया है, आज ही इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया था। इसके अलावा अमरपाल शर्मा है, उन्होंने भी ज्वाइन किया था। पंकज मलिक कांग्रेस पार्टी के विधायक थे और ये कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल किए थे। चरथावल से इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो दूसरे दलों से समाजवादी पार्टी या आरएलडी में अभी अभी आए थे और उनको स्पेस मिल गया है, उनको टिकट मिल गया है। तो जो भगदड़ मची हुई है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की तरफ, उसमें से बहुतों को ये उम्मीद बांध कर रखनी चाहिए कि उनको आगे चल करके टिकट मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये सूची हम आपके दर्शकों के सामने रख रहे हैं। देखिए, आरएलडी और समाजवादी पार्टी की सूची है, फिर से वो लिस्ट लाइए। दरअसल ये सूची सामने आई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि गठबंधन की सूची जो है उस सूची में दोनों नेता मौजूद हैं। आरएलडी के नेता मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं, जयंत चौधरी की तस्वीर है और अखिलेश यादव की तस्वीर। फिर से वो सूची दरअसल स्क्रीन पर लाइए। और ये पहली बार हुआ है कि गठबंधन की जो तस्वीर है, जो लिस्ट है, वो इस तरीके से जारी की गई है। तो ये पॉजिटिव संदेश है। आमतौर पर गठबंधन में जो दल होते हैं वो अलग अलग सूची जारी करते हैं, यानी कि आरएलडी अपनी सूची आमतौर पर जारी करती रही है और समाजवादी पार्टी अपनी सूची जारी करती रही है। लेकिन आज जो सूची आई है उसमें दोनों नेता एक सूची में दिखाई दे रहे हैं। एसपी और आरएलडी के जो दोनों चेहरे हैं वो इस सूची में दिखाई दे रहे हैं। मनोज जी, ये पॉजिटिव संकेत तो है, लेकिन ये पॉजिटिव संकेत संदेश जो है जीत दिलाएंगे क्या? अगर मैं आपके चैनल पे ये कहूं कि समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ जा रही है तो ये शब्द छोटा होगा। समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ तो जा ही रही है, ऐतिहासिक हार की तरफ बीजेपी जाने वाली है। इस बात में किसी भी तरीके का कोई संशय उत्तर प्रदेश में नहीं रहा। इस सरकार को अहंकार हो गया। अहंकार इस बात का कि विपक्ष की आवाज नहीं सुनना, बेरोजगारों की आवाज नहीं सुनना। तो मनोज जी, ये बागियों के बल पर ये ऐतिहासिक जीत होगी क्या आप लोगों की? ना 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 ना, ये बागी नहीं है। ये इस प्रदेश के पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के वो लीडर हैं जिन्होंने उनके अधिकारों की हमेशा रक्षा की। जो 5 साल तक सत्ता में रहे, मलाई खाते रहे, जो 5 साल तक सत्ता में रहे, मलाई खाते रहे। और जब चुनाव का वक्त आ गया, जब जनता अपना फैसला सुनाने जा रही थी तो भाग करके आपके खाते पाले में आ गए। माफ करिएगा, मलाई तो आरएसएस के लोगों ने खाई और गुजरातियों ने खाई। उत्तर प्रदेश सारे टेंडर, सारा कुछ, सारा पैसा उत्तर प्रदेश। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं मलाई खाई उन्होंने, दारा सिंह चौहान ने नहीं खाई, धर्म सिंह सैनी ने नहीं खाई, और 11 जो विधायक जो आपकी तरफ आए उन्होंने मलाई नहीं खाई। क्या सरकार मिली ये बताइए, जवाब दीजिए। किसके वोट के दम पे? क्या गुजरात के लोग वोट डालने आए थे क्या? इन्हीं दलितों पिछड़ों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो नफरत फैलाई थी उसके खिलाफ वोट इनको मिला था। इसी आरएसएस ने कहा था यादवों ने सारा हक ले लिया। अगर यादवों ने सारा हक ले लिया तो आज ये सारे बैकवर्ड क्यों नाराज हो गए आपसे? इसलिए नाराज हो गए कि आपने सिर्फ और सिर्फ इनके साथ अत्याचार किया, एक मुखौटा पहना के बैठा दिया कि तुम फला मंत्री हो, तुम फला मंत्री हो। उनके हाथ में कोई ताकत नहीं थी, वो अपने और ये सारी चीजें जनता को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। नेता भी अपने सारे टाइमिंग को ध्यान रखते हुए काम करते हैं। तो वो आज आप टाइमिंग के तहत कह सकते हैं, वो 2 साल पहले भी करके तो करते क्या, राजभर चले आए थे और सारे नेता टाइमिंग के हिसाब से आ रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं बीजेपी के लिए, बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करने से राजभर का जिक्र कर लिया। नहीं, ब्रेक पर जाने से पहले मनोज यादव ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपका फोन कट गया था। मैंने पूछा था और कहा भी था कि भाई ओम प्रकाश राजभर तो एक नजीर हैं, मैं उन्हें कम से कम इस मामले में नजीर के तौर पर देखता हूं। वो बार बार कहते रहे कि पिछड़ों की आवाज नहीं सुनी गई और उनके मुताबिक चीजें नहीं, वो सरकार से अलग हो गए। सरकार
के खिलाफ लगातार बोलते रहे। ये जो 3 कैबिनेट मंत्री हैं साहब, एक बयान आप दिखा दीजिए, एक बयान दिखा दीजिए जो कह रहे हो कि हाँ बेरोजगारों की सरकार नहीं सुन रही है। एक बयान दिखा दीजिए जिसमें वो कह रहे हो कि पिछड़ों की आवाज नहीं बुलंद की जा रही है। आप एक बयान दिखा दीजिए जिसमें वो कह रहे हो कि दलितों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। कोई एक बयान दिखा दीजिए मनोज जी। मैं आपको विद पॉलिटिक्स की बात करता हूं, मैं राजनीतिक दल का व्यक्ति हूं तो राजनीतिक बात करूंगा। लोहे को एक स्वरूप तभी दिया जा सकता है या उस लोहे के स्वरूप को तभी बदला जा सकता है जब वो गर्म हो। इतना आप भी बेहतर समझते हैं और सत्ता में बैठे लोग भी बेहतर समझते हैं और विपक्ष तो समझता ही समझता है। जब गर्माहट होगी, जब उस चीज को मोल्ड करने का टाइमिंग होगा, तभी सब कुछ बेहतर हो सकता है, इतना आपको मालूम। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूं, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कुछ प्रत्याशियों ने टिकट वापस कर दिए थे। आपको बेहतर याद होगा 1 या 2-3 थे। ये जो बीजेपी की, जो विवेक जी ने बात कही आपके चैनल पे, वो सब कि बीजेपी क्यों लेट कर रही है, बीजेपी को डर लग रहा है। डर इस बात का लग रहा है कि इधर पता चले उसका नाम आए लिस्ट में, उधर पता चला वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में विधायक खड़ा हो जाएगा। बहुत बेइज्जती होगी इस सरकार की, इसलिए बीजेपी डर रही है। मनोज जी, आपके नेता कार्यकर्ता जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे पिछले 5 साल से, उन्हें भी टिकट नहीं देंगे, वो भी वही करेंगे। आप दूसरों की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप अगर इतने बड़े पैमाने पर विरोधियों को टिकट देंगे, जो आपके नेता 5 साल तक आपके लिए वफादार रहे, आपके लिए काम करते रहे, वो भी वही करेंगे। विवेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, ये डर तो सभी दलों को है। जिस हिसाब से वेलकम बाहें फैला करके ट्वीट कर रहे हैं अखिलेश यादव, मैं ये जानना चाहता हूं कि लिस्ट जब आ गई है और बागी उम्मीदवारों को इतने बड़े पैमाने पर आप टिकट दे रहे हैं, तो आपके लिए जो लोग वफादार रहे, 5 सालों तक मेहनत की, सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहे जिस भी स्तर पर, वो भी नाराज होंगे, वो दूसरी तरफ जाएंगे। बिल्कुल, इसमें ये खतरा सभी दलों के लिए होता है, क्योंकि जब जैसे 2017 का जब इलेक्शन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के पास उस तरह के प्रत्याशी नहीं थे कि जो सोशल इंजीनियरिंग और कमंडल का जो फॉर्मूला इन्होंने कॉकटेल बनाया था उस पर खरे उतरे। इसलिए बाहर से आए हुए तमाम प्रत्याशियों को जगह दी गई थी और तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी से ही आए थे। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और वो सब जीत करके आए और 325 सीटें एनडीए को मिली थी। इस बार मामला उल्टा पड़ गया। इस बार हो ये रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी की थी वो कहीं धराशायी हो गई है और जो लोग बसपा से गए थे भारतीय जनता पार्टी में, वो अब समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। तो जाहिर बात है कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, लगभग हर विधानसभा में उसके प्रत्याशी हैं, मेहनत करते हैं, पूरा कैडर फैला हुआ है, बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की। तो अगर जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो नाराज तो होगा। ये खतरा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और समाजवादी पार्टी के लिए भी है। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि इस बात को बार बार कहा है कि जिन दलों से वो अलायंस कर रहे हैं, सीटों का जो कुछ भी है वो पहले से उसको फिक्स कर ले रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं। इसलिए सीटों को लेकर के जो भी सहयोगी दल हैं उनसे उनको कोई खींचतान नहीं होगी। इसका एक मतलब ये भी है कि जो उनके अपने प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा जब दूसरे दलों के साथ अलायंस की बात और सीट की बात फाइनल उन्होंने कर रखी होगी। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की अगर हम बात को माने तो शायद सपा में उतनी बड़ी भगदड़ नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये एक्सरसाइज जरूर की होगी, क्योंकि ये समस्या तो रहती है कि अगर आप 5 साल काम करते हैं और आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर आप दूसरे दरवाजे पे जाते हैं। लेकिन अब स्थिति है कि समाजवादी पार्टी के पास भी अब स्पेस बहुत ज्यादा नहीं बचा है। अगर भाजपा से लोग अब वहां जाएंगे आगे चल करके सीटों का ऐलान होने के बाद, तो अब समाजवादी पार्टी के पास गुंजाइश है। अखिलेश यादव ने अभी 2 दिन पहले के इंटरव्यू में कहा भी है कि अब उनके पास स्पेस नहीं है, जिनसे बात हो गई है उन्हीं को टिकट मिलेगा। ठीक है मनोज जी, क्या बागियों के भरोसे चुनाव जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये आपका बेहतरीन सवाल है, ये छूट जाता अगर आप दोबारा ना पूछते। समाजवादी पार्टी का कैडर है, समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के पास नेता हैं और हमारा इतिहास भी शानदार है। 4 बार इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी काबिज रही। पिछला चुनाव जो था समाजवादी पार्टी अकेले दम पे हमने जीता, पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी ने। चलिए, शुक्रिया मनोज जी, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए